वेलकम डियर्स। आज पॉलिटिकल साइंस में हम न्याय की अवधारणा को समझने वाले हैं और काफ़ी विस्तार के रूप में मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या क्या समझने वाले हैं। न्याय क्या है? न्याय के आयाम क्या है? जैसे विधिक या औपचारिक न्याय किसे कहते हैं, राजनीतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, समतावादी, तात्विक, प्रक्रियावादी, इस तरीके से कौन सा न्याय क्या होता है। इसके जो विभिन्न दृष्टिकोण है उनके अंदर न्याय की अवधारणा किस तरह से दी हुई है। जैसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण में क्या है न्याय, उदारवादी दृष्टिकोण में, स्वतंत्रवादी दृष्टिकोण में क्या है। कुछ दार्शनिकों के विचार खास तौर से, जैसे प्लेटो न्याय के बारे में क्या कहता है, अरस्तु न्याय के बारे में क्या कहता है, और खास तौर से ये जॉन रॉल्स, इसको ध्यान से समझना है, ये न्याय के बारे में क्या कहता है। उसके अलावा हमें कुछ परिभाषाएं देखनी है। ये परिभाषाएं जो न्याय को लेकर है, ये सभी परिभाषाएं कि न्याय के बारे में, ये भी परिभाषाएं हैं न्याय के बारे में किसने क्या कहा है। ठीक है, तो ये सबको हम समझने वाले हैं। अब इसमें खास तौर से एक चीज को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हालांकि लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया था। लास्ट क्लास की थी हमने कौन सी, कानून और दंड के सिद्धांत। ठीक है, वहां पर मैंने कुछ चीजें स्पष्ट की थी, वो आप देख ली होंगी उम्मीद है। तो वहां पर मैंने शब्दावली को लेकर कुछ बात कही थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो शायद ये 14वीं या 15वीं क्लास है। इससे पहले हम 13-14 क्लासेज कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस की, एक एक करके बिल्कुल क्रम में एक एक टॉपिक को ले रहे हैं। राजनीति विज्ञान से शुरू करके हमने सारी अवधारणा को समझा है, संप्रभुता, अधिकार, नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता, इन सबको एक एक करके हम समझ रहे हैं। जो और ये भी मैंने क्लियर किया हुआ है कि आप किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए, आपको क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं मिलेगा जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास के लिए स्पेशली मैं बता देता हूँ, मिलेगी कहाँ क्लास, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिएगा। ठीक है, देखो आज की क्लास के लिए यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इस कंटेंट को मैंने कुछ पुस्तकों से लिया हुआ है आज की क्लास के स्पेशली, क्योंकि इसमें कुछ शब्दावलियां ऐसी हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा। चाहे तो आप पीजीटी में देखिए, टीजीटी में हालांकि इससे कुछ कम क्वेश्चन है, पीजीटी में, जीआईसी में इनमें क्वेश्चंस ज़्यादा मिले हैं। प्रीवियस ईयर में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर इस तरीके से ही कथन और जो वाक्य है या शब्दावली है इस तरह से आती है जो हमारी समझ से थोड़ी सी अलग चली जाती है। ठीक है, तो इसको मैंने सीधा सीधा बिल्कुल अपने शब्दों में ना पिरो के, जैसे मैंने लास्ट क्लासेज में कुछ क्लास अपने बिल्कुल अपने शब्दों में साधारण भाषा में रखी, तो उसमें ना पिरो के ये किताबी लैंग्वेज में लिया। कुछ दो चार पुस्तकों का संकलन यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, अगर आप देख भी रहे होंगे तो उन शब्दावली को वैसे ही मैंने रहने दिया, क्योंकि जब एग्जाम में जाते हैं फिर वो हमें, वो शब्द, वो भाषा हमें परेशान करती है, हमें समझ नहीं आता। तो इजी रूप में, आसान तरीके से मैं इसको अपनी भाषा में समझाऊंगा, लेकिन आप इसकी भाषा को, इसके शब्दों को इसी रूप में ध्यान रखेंगे जिससे कि आप एग्जाम में टैकल कर पाएं। जैसे ये वैधानिक आयाम प्रचलित विधि के अनुरूप न्याय व्यवस्था को महत्व देता है, मतलब हर तरीके से इसकी शब्दावली को ध्यान रखना है, एक एक करके बाकी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने इसके लिए थोड़ा सा उपकार लिया है कुछ पुस्तकों से, उसका मैंने उनको श्रेय दे दिया। ठीक है, चलो यहाँ न्याय दे देते हैं, न्याय कर देते हैं। न्याय क्या है, अब पुस्तकों की बात करें तो मैं बता भी देता हूँ। जैसे आपका पुस्तक है, अरिहंत है, दृष्टि है, घट्टा चक्र है, और एक ब्लैक स्वान की पुस्तक है। ठीक है, गाबा है। इन पुस्तकों से यहाँ इस कंटेंट को लिया हुआ है। ठीक है, चलो न्याय देख लेते हैं। तो न्याय क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है। तो न्याय, जो हमने कानून और दंड देखा था, कानून और दंड क्या था कि एक कानून बनाया हुआ है समाज ने या फिर राज्य ने, या जिस भी तरीके से कानून बना, अलग अलग सिद्धांत थे उसके, या तो उदारवादियों के लिए या उदारवादियों के द्वारा, या उनकी विचारधारा में, मार्क्सवादियों की अलग अलग विचारधाराओं में जब हम कानून को देखते हैं तो कुल मिलाकर हमें कानून का अर्थ क्या मिलता है कि वो नियम जो किसी राज्य या उसके नागरिकों को सही दिशा में ले जाएं, उनके विकास में सहायक हो। ठीक है, तो वो नियम, कायदे, कानून कहलाते हैं। ठीक है, उसी के तहत हमने एक प्रक्रिया देखी, दंड की प्रक्रिया, जो इंपॉर्टेंट थी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कानून से ज्यादा हमें दंड इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। तो दंड में क्या है कि दंड किस लिए दिया जाता है, दंड इसलिए दिया जाता है, उसके भी अलग अलग सिद्धांत थे, 3 हमने मुख्यतः देखे थे। तो दंड को हमने समझा कि दंड इसलिए दिया जाता है जिससे कि 3 तरीके से, एक तो बदले की भावना हो, पहला ये देखा हमने, दंड दिया हमने, बदले की भावना हो, किसी ने कुछ कर्म किया, हमें बुरा लगा, हमने बदले की भावना के स्वरूप दंड दे दिया, बदला ले लिया। दूसरा दंड था हमारा कि
हम बदले की भावना ना रखकर हम उसको, जो उसने काम किया है उसके लिए उसको उसको परेशानी उठानी ही चाहिए। अगर गलत काम किया है, नियम तोड़े हैं, तो उसका नियम का हट जाना उसको भुगतना है किसी भी तरीके से। हमारे मन में कोई द्वेष भाव नहीं है फिर भी। तीसरा था कि उसको हम पहले ही कुछ काम करने से, कुछ गलत काम करने से रोक दें। तो उस दंड की प्रक्रिया को पहले ही चालू कर दें। मतलब समाज में हम एक दंड देके, हमने दूसरे में देखा कि समाज में एक दंड देके हम बाकी को समझा सके कि भाई इस कानून को तोड़ने पर ये दंड मिलता है, तो आप इस कानून को मत तोड़िए, बाकी नहीं तो आपको भी दंड मिलेगा, है ना। तो इस तरह की कुछ अवधारणा देखी। अब जब हम कानून को देख रहे हैं और दंड को देख रहे हैं, तो कानून को और दंड को देने के लिए मुख्यतः निष्कर्ष क्या आता है? कानून के तहत दंड देने के लिए मुख्यतः निष्कर्ष क्या आता है? न्याय। भाई दंड दे ही क्यों रहे हैं? न्याय के लिए। न्याय मिलना चाहिए ना। और हम कानून बना ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें न्यायोचित मार्ग पर चलना है। तो न्याय हमारे लिए एक बड़ी अवधारणा है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब इस अवधारणा के लिए मैंने पहले ही बताया कि इससे क्वेश्चन टीजीटी थोड़ा कम, पीजीटी थोड़ा ज्यादा, इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक जो आए हुए हैं। तो इसको ध्यान देखेंगे। देखो, जस्टिस शब्द किससे लिया हुआ है? लैटिन भाषा से जस से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है समायोजन करना। ये फैक्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। मोस्टली शब्द आपके या तो यूनानी शब्द आते हैं या लैटिन शब्द आ रहे हैं, ठीक, हर क्लास में मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। तो जस्टिस जो शब्द है उसमें जस धातु से लिया हुआ है, जो लैटिन शब्द है जस से। इसका अर्थ होता है समायोजन करना। मतलब कुल मिला के हम समायोजन कर सकें, न्याय और दंड को समायोजित कर सकें। अब इसकी विशेषता क्या है, या फिर न्याय है क्या? तो मानव और विधि, विधि का मतलब क्या था? कानून। मानव और विधि प्रणालियों का की आधारशिला क्या है? न्याय। भाई व्यक्ति के साथ में अगर कुछ परेशानी होगी तो वो क्या करेगा? वो क्या चाहेगा? उसको कानून से मतलब नहीं है। आप एक बात बताओ, आपके साथ में किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, आप क्या आर्टिकल ढूंढोगे, धाराएं ढूंढोगे, कानून ढूंढोगे? कौन से कानून के तहत मारा, कौन से धारा के तहत मारा, मतलब कौन सी धारा उस पर लगाई जाए? किसी ने जानलेवा हमला कर दिया तो उसका तो सबको पता है कि कौन सी धारा लग जाएगी। मर्डर कर दिया, 307 लग जाएगी, 302 लग जाएगी, इस तरह की धाराएं लग जाएंगी। लेकिन अधिकांश धाराओं का हमें नहीं पता होता। तो हमें कानून से क्या मतलब, है ना? हमें मतलब किससे है? हमें अपने न्याय से मतलब है। हमारे साथ न्याय होना चाहिए, और उस न्याय के लिए उसको या तो दंड दिया जाए या फिर हर्जाना दिया जाए, हमें हर्जाना दिया जाए। तो कुल मिलाकर हमारे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? न्याय। तो यहाँ पर मानव और विधि प्रणालियों की जो आधारशिला है वो किसको माना गया है? वो न्याय को माना गया है। यानी कि जो कानून की आधारशिला है, जिस पर कानून बेस्ड होता है, कानून बनता ही जिसके लिए है, वो क्या है? वो न्याय है। इस बात का सभी को पता है, ध्यान रखना है। विधि का अनुप्रयोग और अधिकारों की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? न्याय के द्वारा। यानी कि हम कानून का जो अनुप्रयोग करेंगे, कहीं भी प्रयोग करते हैं कानून को, किस लिए करते हैं? न्याय के लिए। हम अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसको देख सुरक्षा कहते हैं, क्या लेते हैं? न्याय लेते हैं। ऐसा आदर्श जो परस्पर विरोधी दावों के बीच समन्वय लाने का प्रयास करता है, ठीक है। मैंने बोला कि ये भाषा आपको पेपर में एज इट इज मिल जाती है, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन शब्दावलियों को, उन भाषाओं को संकलित कर सकूं। लेकिन उसको समझ के चलेंगे। एक ऐसा आदर्श है जो परस्पर विरोधी दावों के बीच समन्वय लाने का प्रयास करता है। न्याय क्या करता है? दो भाइयों के बीच लड़ाई होगी, है ना। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। अब सोच के चलो, दो भाइयों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो भाइयों के बीच लड़ाई होगी खेत को लेकर, खेत के डोले को लेकर। अब एक भाई कह रहा है कि इसने मेरा डोला काटा है, ये दूसरा कह रहा है इसने मेरा डोला काटा है। अब उनमें सही क्या माने, गलत क्या माने, है ना। माता पिता हैं, उनको एक भाई बोल रहा है कि उसके पास ज्यादा, उसको धन संपत्ति दे दी, मुझे कम दी, और दूसरा भी यही बोल रहा है। तो कुल मिलाकर दो विचारधाराएं होती हैं अलग अलग, हमेशा। मतलब इस चीज को हमें फिलोसफी में और साइकोलॉजी में समझना पड़ेगा कि मतभेद होते कहाँ हैं? विचारधाराओं के अलग, मतलब विचारधारा अलग होने से। भाई सोच के देखो, अगर सारे के सारे, मैं ये उदाहरण सबको देता हूँ, अगर सारे के सारे भाजपा वाले ही ठीक हों, भाजपा वाली विचारधारा ही ठीक हो, तो कांग्रेस या सपा बसपा या जो भी अलग पार्टी हैं, इतने सारे उनके समर्थक कैसे हो जाएंगे? अगर केवल उनकी ही विचारधारा ठीक हो, जो केवल भाजपा का विरोध करते रहते हैं, तो वो सारे सब सही कैसे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर विरोध किस चीज का? अगर सारे ही हिंदू ठीक होंगे तो मुस्लिम कैसे, इतने सारे मतलब मुस्लिमों के साथ कैसे जुड़ जाएंगे? या सारे ही मुस्लिम ठीक हो तो सारे हिंदुओं के साथ कैसे जुड़ जाएंगे? तो कुल मिलाकर क्या है, जो विचार होते हैं, विचार अलग होते हैं, जिनकी वजह से मतभेद उत्पन्न होते हैं। तो उनके बीच में क्या है? न्याय है उनके बीच क्या करना? समन्वय लाने की कोशिश करना, ठीक है।
कैसे लाने की कोशिश करना? उदाहरण स्वरूप आगे चल के हम इसको थोड़ा तेजी कर लेंगे, लेकिन बेस रखना जरूरी है। उदाहरण स्वरूप आप राम मंदिर का मुद्दा लेंगे। राम मंदिर के मुद्दे में अब इसको हम राम मंदिर बनना, है ना, जो मस्जिद है उसको ठीक ठहराया गया कि मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, तोड़ा गया मंदिर को, तो इसलिए वहां पर मंदिर बनना है, मंदिर की जगह है। अब इसको एक पक्ष बोलेगा कि ये न्याय न्याय है, दूसरा पक्ष बोलेगा अन्याय है, गलत किया ये तो। अब न्याय को क्या करना है? न्याय को ये करना है कि भाई दूसरे पक्ष को क्या करें, इनमें आपस में समन्वय बिठाएं, तालमेल बिठाएं किसी भी तरीके से। तो दूसरे पक्ष को कहीं और जमीन दे दी, वहां पर मंदिर बना दिया गया, जो सही था उसको सही ठहराया गया, और कुछ हद तक जो दूसरा पक्ष था कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी बहुत टाइम तक यहाँ मस्जिद रही है तो तुम्हें अलग से जमीन दे दी जाती है। तो इस तरीके से जो तालमेल बिठाना है, समन्वय बिठाना है, वही क्या है? परस्पर विरोधी दावों के बीच में, उसी को न्याय कहते हैं। व्यक्तियों और समूह के साथ निष्पक्ष और तर्क संगत व्यवहार करना। समूह के साथ, व्यक्तियों के साथ जो निष्पक्ष व्यवहार है, तर्क संगत व्यवहार है। हम ऐसा नहीं है किसी के पक्ष में न्याय कर दें, गलत न्याय कर दें, अन्याय हो जाएगा उल्टा। तर्क संगत होना चाहिए न्याय को, है ना। सीमित रूप, दो रूप देखने को हमें मिलते हैं, एक सीमित रूप जो विधिक रूप है। कानून अंधा होता है, इसका मतलब है कानून अंधा है, कानून के द्वारा जो न्याय है वो अंधा है। मतलब कुल मिलाकर क्या है? जो कानूनी न्याय है वो आंखों पर पट्टी बांधकर, आपने देखा होगा अदालत में आंखों पर पट्टी बांधकर कानून की देवी खड़ी हुई होती है और वो न्याय कर देती है, तो ये सीमित ही न्याय है। अभी इसको हम क्या देख रहे हैं कि डिसीजन हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, उनको केवल न्याय से मतलब है। लेकिन व्यापक रूप में जब हम देखेंगे तो समाज के नजरिए से सोचना, आर्थिक रूप में सोचना, राजनीतिक न्याय करना, मतलब हर तरीके का न्याय, केवल अदालती न्याय नहीं, हर तरीके से न्याय करना, समाज के कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाकर उनके लिए भी खड़ा होना, ये भी न्याय है। तो व्यापक रूप क्या है इसका? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो रूप होते हैं वो व्यापक रूप होते हैं, जबकि विधिक न्याय क्या है? ये सीमित रूप होता है इसका। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अभी जब इनके सिद्धांत आएंगे तो उनमें ध्यान रखेंगे इस चीज को। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलुओं पर विशेष बल दिया। ये तो सभी को पता होगा कि जो यूनानी लोग हैं, यूनानी दार्शनिक थे शुरू में, प्लेटो, अरस्तु वगैरह, तो ये क्या करते हैं? ये फिलोसफी का लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, तो ये क्या करेंगे? ये नैतिक रूप में बात करेंगे या आदर्श रूप में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये सीमित और व्यापक क्या है, हल्का सा आगे चल के जब हम देखेंगे तो यहाँ हमें न्याय के आयाम देखने मिलेंगे। अब जब न्याय के आयाम देखने मिलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा विधिक आयाम, यानी कि विधिक न्याय, है ना, विधिक रूप में। आगे देखने को मिलेगा प्राकृतिक राजनीतिक, आगे देखने मिलेगा सामाजिक, आगे देखने मिलेगा समतावादी तात्विक वास्तविक न्याय। तो सोच के देखो, हम इसको बोल रहे हैं कि भाई ये वास्तविक न्याय ये है, तो इसका मतलब जो विधिक न्याय था, कानूनी न्याय था, कानूनी नजरिया था, वो क्या वास्तविक नहीं था? वो वास्तविक ही है, लेकिन क्या है? वो सीमित रूप है न्याय का। ये जो रूप आप देखेंगे, समतावादी, तात्विक, वास्तविक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, ये सब कैसे रूप हैं? ये व्यापक रूप है न्याय के। जबकि ये जो विधिक या औपचारिक न्याय है, ये क्या है हमारा? ये हमारा सीमित रूप है न्याय का। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत कर ले रहे हैं, सीमित रूप से, यानी कि विधिक न्याय से। जहां भी विधिक आ जाएगा, आपको इसको हर टॉपिक में मैंने बताया है कि विधिक का मतलब औपचारिक ही होता है। जो हमारा कानून है या जो हमारा संविधान है या जो हमारी न्याय व्यवस्था है, ऐसी कुछ भी चीज होगी तो वो क्या है? वो औपचारिक ही है। औपचारिक अनौपचारिक का मतलब मैं पहले डिटेल में कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी संक्षेप में बता दे रहा हूँ। औपचारिक का मतलब होता है आप शिक्षा ले रहे हैं, स्कूली शिक्षा, तो वो क्या है? औपचारिक शिक्षा है। अब वो क्या है? एक सीमित शिक्षा है। आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है समाज का। सोच के देखो प्रैक्टिकली इस चीज को, जो आपने स्कूल में शिक्षा ली, आपने स्कूल में पढ़ाई करी, क्या वो जीवन के लिए पर्याप्त है? नहीं। आपको समाज का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको आर्थिक रूप का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको अपना विकास का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आपको राजनीति में क्या चल रहा है वो भी ज्ञान होना चाहिए। तो तब जाके आप इंसान बनते हैं, सामाजिक रूप में समाज में बैठने लायक बनते हैं। तो वो क्या है? व्यापक रूप है। जबकि स्कूली शिक्षा जो है वो क्या है? औपचारिक रूप है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जो फॉर्मल रूप है, यानी कि जिस तरीके से होना चाहिए केवल वही, उसको कहते हैं फॉर्मल या औपचारिक या विधिक। तो विधिक या औपचारिक आयाम क्या है? वैधानिक है, क्योंकि विधिक है तो वैधानिक हुआ, यानी कि वैध है, अवैध नहीं है, लीगल है ना। वैधानिक आयाम प्रचलित विधि के अनुरूप, जो भी विधि यानी कि जो भी कानून है उसके अनुरूप न्याय व्यवस्था को महत्व देता है। तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि कौन सा
कानून या कौन सा सॉरी, न्याय का कौन सा आयाम प्रचलित विधि के अनुरूप न्याय व्यवस्था को महत्व देता है। हालांकि हम ऑब्जेक्टिव निकालने की कोशिश करेंगे बाद में, जब टॉपिक्स हो जाएंगे हमारे कवर। बस उसके लिए एक ज़रूरत है कि आप लोगों का साथ मिलना चाहिए। जितना जल्दी आप लोग साथ में जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, तो उतना मैं जल्दी जल्दी क्लासेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो, प्रचलित विधि के अनुरूप न्याय व्यवस्था के महत्व को कौन सा न्याय का कौन सा आयाम देता है, तो वो कौन सा, विधिक आयाम। विधिक है तो इसलिए प्रचलित विधि जो भी होगी, कानून होगा, उसके तहत न्याय मिलेगा। ठीक, तो वो क्या हुआ, औपचारिक हुआ, फॉर्मल हुआ, कि हम कानून के तरीके से लड़ें। जैसे कि मान लिया समाज में अन्याय हुआ, किसी महिला के साथ अभद्रता हुई, छेड़छाड़ हुई, गलत काम हुआ। ठीक, तो कानून क्या बोलता है, मतलब समाज क्या बोलेगा, मारो इसको, मार दो यहीं पे ना, खून खोल जाएगा, सही बात है, होना भी चाहिए। लेकिन जो कानून वाले हैं, जो प्रशासन है, वो क्या बोलेगा आके, भाई नहीं, ऐसा नहीं, कानून के तरीके से इसको, फिल्मों में भी आपने डायलॉग सुना होगा, नहीं, कानून का काम कानून को करने दो, कानून के तरीके से इसको लिया जाए, अपने हाथों में कानून मत लो। तो हाथ में कानून नहीं लेने का मतलब क्या है, कि वो कानून के जो विधि के अनुरूप है, कानून के जो नियम बनाए हुए हैं उसके रूप अनुरूप चलेगा, तो विधिक न्याय है। ठीक है, संसद और संविधान कानूनी न्याय के उपकरण हैं। यानी कि पूछा जाएगा आपको कि कानूनी न्याय के उपकरण कौन है, मतलब कानूनी न्याय हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोनों चीजें हैं, ध्यान रखना, संविधान भी है क्योंकि संविधान में सारे नियम लिखे हुए हैं, और क्या है, संसद भी है क्योंकि इस कानून को बनाने वाला कौन है, संसद ही है। कानून बनाने वाली कौन है, संसद है। और संसद अभी जो जितने भी अमेंडमेंट देखेंगे वो कौन करता है, संसद करती है। तो और कहाँ पर लिखा हुआ है, सब संविधान में लिखा हुआ है। तो दोनों जो है वो कानूनी न्याय के उपकरण है, इस बात को ध्यान रखना, अकेला नहीं है। ठीक है, आगे है विधि शासन और निष्पक्ष प्रयोग होना चाहिए। यानी कि ये तो पता ही है सभी को, विधि का शासन कैसा है, विधि निष्पक्ष प्रयोग होनी चाहिए, पक्षपात रहित होनी चाहिए और तर्क संगत होनी चाहिए। विधि का उल्लंघन की स्थिति में विधि के अनुसार ही दंड दिया जाता है। यानी कि कानून के अनुसार, अगर किसी ने विधि का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया है, तो जो कानून होगा उसी के तहत दंड दिया जाएगा। ये भी सामान्य बात है। तो आपको स्पेशली क्या ध्यान रखना है, एक तो ये चीज याद रखनी है कि ये उपकरण ये है, संविधान और संसद। दूसरा ये वाला पॉइंट को ध्यान रखना है, स्पेशली बोल रहा हूं मैं, बाकी तो पता ही है। उदाहरण क्या है, भारत में भारतीय दंड संहिता, ठीक है, पता ही होगा, भारतीय दंड संहिता के अनुरूप न्याय मिलता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार किसी अपराधी को जब दंड दिया जाता है, तो वो क्या है, हमारा औपचारिक। सभी को पता है कि हम कानून में जाएंगे, मतलब अदालत में जाएंगे, उसके अनुरूप ही हमें न्याय मिलेगा। तो वो क्या है, भारतीय दंड संहिता, बोला जाता है कि आईपीसी की धारा इसके तहत ये किया गया है, वो किया गया है। तो वो क्या है, वो औपचारिक विधि है। ठीक है, तो विधि और औपचारिक न्याय हो जाता है। आगे देखते हैं हम प्राकृतिक न्याय क्या है। प्राकृतिक न्याय को देखें तो ये पुरानी चीज होगी, है ना। जब प्राकृतिक रूप में हमें न्याय मिल रहा होगा, तो मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ये कथन आ जाएगा आपको कि ये किस न्याय के किस आयाम के तहत है। तो मनुष्य क्योंकि विवेकशील प्राणी है, अतः है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसमें विवेक है, अतः तर्क, विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके वह जो निष्कर्ष निकालता है, वे ही प्राकृतिक न्याय के आधार हैं। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है, मतलब ऐसा बोला जाता है, जो प्रकृतिवादी हैं वो क्या बोलेंगे, मतलब क्वेश्चन कैसे हो सकता है आपको, तर्क, विवेक और बुद्धि का प्रयोग कर वह जो निष्कर्ष निकालता है, मनुष्य जो निष्कर्ष निकालता है, समाज जो निष्कर्ष निकालता है, वह कौन सा न्याय कहलाता है। तो कौन सा न्याय कहलाएगा, प्राकृतिक न्याय कहलाएगा। एक समाज जब अपने आप न्याय करने की कोशिश करे प्राकृतिक रूप में, न्याय बोध और कानूनों के पीछे छिपे हुए कानून पर आधारित है। न्याय किसके पर आधारित है, जो ज्ञान होता है समाज का, सामाजिक ज्ञान होता है, और कानून के पीछे जो छुपे हुए कानून होते हैं, ठीक, उनके अनुसार। कानून के पीछे कुछ कानून हो, मतलब सब चीजें कानून में लिखी नहीं होती, है ना। कानून में लिखा हुआ नहीं है कि आप किसी के सिर पे ईंट फोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर किसी का अनुचित हानि करोगे, है ना, तो ये होगा। अब सारी चीजें तो कानून में नहीं होंगी, तो ये कानून के पीछे छिपे हुए कानून पर आधारित होता है। प्राकृतिक न्याय के नियम सार्वभौमिक नियम है। मतलब क्या है, सार्वभौमिक नियम का मतलब होता है सभी जगह सभी के लिए, सभी जगह सभी के लिए जो नियम बने हुए हैं वो कैसे हैं, वो प्राकृतिक न्याय के नियम है ना। तो वो प्रकृति ने जो हमें अपने आप दे दिए। प्राकृतिक न्याय के मुख्य तत्व क्या है, कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं है। अपने मामले में कोई न्यायाधीश नहीं होगा जो मतलब अपना खुद डिसीजन नहीं लेगा।
कि हाँ, मैंने किसी को मार दिया तो मैं ही न्याय कर लूँ अपना। दोनों पक्षों की सुनवाई आवश्यक है प्राकृतिक न्याय में। तो ये हो जाता है। राजनीतिक न्याय क्या होता है? सभी व्यक्तियों को समान अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। भाई, जब हम ये बोलते हैं कि सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए, हमारे आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ है, समानता के अधिकारों में लिखा हुआ है, तो वो किस बेस पे बोलते हैं कि सभी को बराबर हक मिलना चाहिए? न्याय के रूप में बोल रहे, हक की ही बात कर रहे हैं हम, तो न्याय हुआ ना कि मुझे भी बराबर हक दो। अगर मान लिया, आपको उदाहरण स्वरूप में बता देता हूँ, मान लिया आपके गांव के लिए ये चीज नीति निदेश सत्व में बताई जाती है, आपके गांव के लिए कुछ स्ट्रीट लाइट्स आई हैं या नल आए हैं, ठीक है, वो आपके गली गली में लगने हैं। आपकी 2 गलियां छोड़ दी जाती हैं और 6-7 गलियों में वो लग जाते हैं। आप क्या बोलेंगे? भाई, करो तो सबके लिए बराबर करो, हक हमारा भी हक है। अब ऐसा कहीं कानून में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या बनता है राजनीतिक न्याय के रूप में? क्योंकि राजनीति, जब राजनीति की जाती है, वहां भी जो भी सरपंच होगा या डिस्ट्रिक्ट से आएंगे, जहां से भी आएंगे, तो उनका दायित्व बनता है कि वो सबके लिए बराबर काम करें। और इसी को बोलते हैं हम राजनीतिक न्याय, कि जब राजनीतिक रूप में सबके लिए बराबर काम किया जाता है, यानी कि सबके लिए न्याय की बात की जाएगी, तो वो राजनीतिक न्याय है, वो कानूनी न्याय नहीं है। तो वो कानून में लिखा हुआ नहीं है कि 10 नल सबको बराबर मिलने चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक रूप में हमारा राजनीतिक लोगों का कर्तव्य है और हमारा अधिकार है। ठीक है, तो सभी व्यक्ति को समान अवसर के रूप में प्राप्त होने चाहिए। इसका आधार एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संविधान है। ठीक है, आधार क्या है? प्रजातंत्र व्यवस्था है, वही सभी के लिए। मुख्य साधन क्या है? नागरिक स्वतंत्रताएं, सभी की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, व्यापक मताधिकार, भेदभाव के बिना रोजगार के समान अवसर। ये सारे जो आते हैं, जब हम सबकी ये स्वतंत्रता की बात करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं। न्यायपालिका को अलग रखा गया है, इससे कार्यपालिका से, तो वो इसीलिए कि क्या राजनीतिक न्याय मिल सके। वयस्क मताधिकार की बात करें, मताधिकार जब हम वोट डाल रहे हैं, तो हम कहीं राजनीति के लिए रहे, सबको बराबर हक है। अपने वोट डालने का सबसे बड़ा अधिकार होता है, खुद का अधिकार। हमें कोई दबाव जोर जबरदस्ती के साथ में वोट नहीं डलवा सकता। तो वो भी क्या है? एक न्याय है कि सबको समान हक दिया हुआ है कि आप सभी वोट डाल सकते हैं। तो कैसा हक है वो? मत आ गया, वोटिंग आ गई, तो राजनीति की हुआ। भेदभाव के बिना रोजगार के समान अवसर, तो ये सब क्या है? राजनीतिक अधिकार। सामाजिक अधिकार क्या है? समाज के अकॉर्डिंग सर्वसाधारण को सुखी, सम्मानित और निश्चिंत जीवन, ये इसका मूल उद्देश्य है कि सभी के लिए सुखी जीवन हो, सम्मानित जीवन हो और निश्चिंत जीवन हो, आराम से जी सके। समाज में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि आधारों पर कोई भेदभाव ना हो, तो वही क्या है? सामाजिक न्याय है ना? समाज में जब कोई भेदभाव नहीं होगा तो वो सामाजिक न्याय होगा। अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या पहलू क्या है? ये सामाजिक न्याय ही है। पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो वो क्या है? सामाजिक न्याय। डॉक्टर अंबेडकर किसके लिए जिए? केवल दलितों के लिए नहीं, समाज के लिए, समाज के पिछड़े हुए वर्ग के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के लिए कुल मिलाकर। तो सामाजिक पहलू ही इनका महत्वपूर्ण वो है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को मिलाकर ये बनता है। समाज में स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, तो वही क्या होगा? सामाजिक न्याय होगा। समाज में वस्तुओं, सेवाओं, पदों के वितरण निष्पक्ष समान रूप से किए जाएं। ठीक है, जहां भी समानता की बात आ गई, समानता, बराबर ये करना है, रोजगार के अवसर, हालांकि हमने पहले भी देख लिए, लेकिन जब समाज में सभी चीजों को बराबर करने की बात आ गई, कोई भी, अभी जो हमने उदाहरण लिया था, जैसे नल बंटवाने थे, स्ट्रीट लाइट लगवानी थी, तो वो भी जब हम समाज में कर रहे हैं, वो केवल एक उदाहरण दिया था मैंने कि उदाहरण के तहत आपको ये न्याय समझा सकूं, राजनीतिक न्याय, कि राजनीति के द्वारा, राजनीतिज्ञ लोगों के द्वारा न्याय मिल रहा है, लेकिन मिल किसको रहा है? वो समाज को। तो समाज में जब वस्तुओं, सेवाओं और पदों का वितरण निष्पक्ष और समान रूप से किया जाएगा, तो वही क्या है? सामाजिक न्याय है। ठीक है, मार्क्सवादियों तथा समाजवादियों के अनुसार न्याय का मूल अभिप्राय समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट और देख लेते हैं। सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने, शासन व सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इस पॉइंट को स्पेशली याद रखना है, मतलब लैंग्वेज में। ठीक,
क्यों? क्योंकि सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने सभी की, जब जब हम नीतियां निर्धारित करते हैं सार्वजनिक रूप से सभी को लेकर और शासन और सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, तो कौन सा न्याय होगा? वो सामाजिक न्याय होगा। लेकिन शासन में सत्ता और सबकी भागीदारी सुनिश्चित कैसे होगी? तब तो शासन कर नहीं सकते, है ना? तो कैसे होगी? कि हम, हर एक व्यक्ति को हक है कि वो अपना पंचायत का चुनाव लड़ सके, आप किसी विधायक का, विधानसभा का चुनाव लड़ सकें, आप संसद में जा सके, वो सभी को हक है, बराबर हक है। और साथ में ये चुनाव लड़ने के साथ में चुनाव करवा सकें, मत डाल सकें। जब ये मतों की बात आ जाती है, चुनाव की बात आ जाती है, तो ये राजनीतिक अधिकार में आ जाते हैं। लेकिन ये शासन और सत्ता में सबकी समान भागीदारी की बात जब हम करते हैं, तो ये क्या है? हमारा सामाजिक न्याय। मतलब ध्यान से समझो, शासन और सत्ता में भागीदारी क्या है? राजनीतिक न्याय है। लेकिन शासन और सत्ता में सभी की भागीदारी, समान रूप से भागीदारी, बिना भेदभाव के भागीदारी क्या है? सामाजिक न्याय है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई हम समाज और सत्ता की बात कर रहे हैं, मत की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक न्याय हुआ। लेकिन हम जब सबकी बात कर रहे हैं कि सबकी भागीदारी होगी, तो ये कैसा न्याय हुआ? सामाजिक न्याय हुआ। ठीक है। तो सामाजिक न्याय की पहचान आप एक रूप में करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, समाज में बराबर, बिना भेदभाव के। कोई भी पॉइंट उठा देके देख लो, सबका मूल सार यही है। बस लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है कि लैंग्वेज किस तरह से है ना? जैसे कि सबको सुखी सम्मानित जीवन, बिना भेदभाव के। अंबेडकर भी यही बोलते हैं, समाज बराबर, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व समाज में, समाज की वस्तुओं, सेवाओं, पदों में समान वितरण, मार्क्सवादियों द्वारा समाज मूलभूत संसाधन सभी को उपलब्ध हो। ठीक है, सभी की भागीदारी हो सार्वजनिक नीतियों में, शासन में। तो यहाँ पर जब समान की बात करते हैं तो वो क्या है? सामाजिक न्याय। आगे है तात्विक न्याय या वास्तविक न्याय। मतलब तात्विक, तात्विक फैक्चुअल, जो हम फैक्ट के रूप में देखते हैं और वो सही न्याय है, सही रूप में न्याय है, तो वो क्या है? वास्तविक न्याय। तात्विक न्याय की अवधारणा समाजवाद के निकट ही है, अलग नहीं है। वास्तविक रूप में न्याय कब होगा? जब हम सामाजिक रूप में न्याय प्राप्त कर सकेंगे, तभी वास्तविक रूप में न्याय होगा। तो हम उसी को वास्तविक न्याय बोल देते हैं। अवसर की समानता के साथ ही समान परिस्थितियों को भी महत्व देती है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्या था? ये सामाजिक न्याय है। ठीक है। और ये क्या है? समान परिस्थितियों को भी महत्व दे रही है। ये तात्विक न्याय, वास्तविक न्याय है। अभी इसको समझाऊंगा, पहले पॉइंट देख लो आप, फिर समझाता हूं एक साथ। लाभों का वितरण समाज में न्यायपूर्ण ढंग से हो सके, ये सामाजिक न्याय है। लेकिन जब हम न्यायपूर्ण ढंग से उसके वितरण की बात कर रहे हैं, तो वो तात्विक न्याय हुआ। व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्वपूर्ण मानता है, तो ये क्या है? तात्विक न्याय। वास्तविक न्याय क्या है? वास्तविक रूप में न्याय हमें तब मिलेगा, हमें न्याय तब नहीं मिलेगा कि जब अवसर की समानता हो, है ना? अवसर की समानता क्या है? सामाजिक न्याय है। लेकिन वो जो अवसर की समानता है, वो समान परिस्थितियों को भी देखे। भाई एक, आप अपने ही उसमें लगा लो, एक स्टूडेंट है जो अच्छे खासे करोड़पति घर में पैदा हुआ है। ठीक है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, या मान लेते हैं पीजीटी तैयारी कर रहा है, या फिर नेट की तैयारी कर रहा है, और वो, उसको कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो आराम से पेपर जाके दे लेगा, काम खत्म। दूसरा बच्चा है जो दिन में मेहनत करता है, दुकान पे काम करता है, या उसके पिताजी काम कर रहे हैं, घर के आर्थिक स्थिति कमजोर है। तीसरी कंडीशन है कि घर में, परिवार में अकेला बच्चा है, उसको घर देखना है, घर परिवार संभालना है। भले ही उसको पैसे कमाने का नहीं है, लेकिन घर में इधर उधर जाने के सारे काम उसी को देखने हैं। तो तीनों की परिस्थिति एक नहीं हुई। तो हम तीनों की परिस्थिति को देखते हुए समाज के लिए ऐसे नियम बनाए, ऐसे काम बनाए, उनमें इस तरीके से अवसर का बंटवारा करें कि जो वो तबका है, निचला वाला तबका, उसके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन के रूप में कुछ अलग से काम कर दें, तब जाके हमारा सही न्याय होगा। तो हम अवसर की समानता को, यानी कि सामाजिक न्याय को, जब समान परिस्थितियों में देख लेते हैं, परिस्थितियां देखते हुए बात करते हैं, तो तब क्या होता है? वो वास्तविक न्याय होता है। तो ध्यान रखना है इससे कि तात्विक न्याय की अवधारणा समाजवाद के ही निकट है, अलग नहीं है, लेकिन उसमें समान परिस्थितियों को ध्यान में रख लिया जाता है। न्यायपूर्ण ढंग से होना चाहिए लाभों का वितरण, लाभों का वितरण हो, समान रूप से हो। ये क्या बोलता है? ये बोलता है आपका सामाजिक न्याय। लेकिन न्यायपूर्ण ढंग से हो, तो ये क्या बोल रहा है? आपका तात्विक या वास्तविक न्याय। अब यहाँ पर भी वही उदाहरण है कि आपके, मान लिया एक के घर में समरसीबल है और दूसरे के घर में वो नल भी नहीं है, तो उसको पानी मिलना चाहिए, तो अलग से उसके लिए व्यवस्था करवा दी जाए। अब ये समरसीबल वाला भी कहे कि भाई टोटी तो मेरे यहाँ भी लगाओ,
तो जरूरत क्या है, जहां पर जरूरी है वहां होना चाहिए। तो ऐसी आवश्यकताएं जब देखते हैं तो वो वास्तविक न्याय कहलाता है। ठीक है। चलो, समतावादी न्याय क्या है? समतावादी वही समानतावादी, समानतावादी। जब हम समान न्याय की बात करते हैं तो वो समतावादी तात्विक या वास्तविक न्याय के समर्थन करता है। वही समानता के रूप में देख रहे हैं ना, समान करने की बात कर रहे हैं, सभी को समान करने की। स्वेच्छा तंत्र के विपरीत। स्वेच्छा तंत्र का मतलब क्या है? अपनी इच्छा से बनाया हुआ, है ना। तो इसको अभी देखेंगे अगले पॉइंट में हम। तो स्वेच्छा तंत्रवाद के विपरीत है समतावाद। ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें सभी वर्गों के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध हो सकें। मैंने बताया था वास्तविक न्याय कब मिलेगा, जब हम किसी के लिए, कोई पिछड़ा वर्ग है या फिर ऐसा तबका है जो बराबर नहीं है, तो उसके लिए जब हम अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर देंगे, तब जाके उसको तात्विक न्याय मिलेगा, वास्तविक न्याय मिलेगा। वो अनुकूलतम परिस्थितियां पैदा करना ही क्या है? हमारा समतावादी न्याय है। समझ गए? एक दूसरे से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, अलग नहीं है, बस थोड़ा सा देखने का नजरिया अलग है। तो ये हो जाता है। इसके समर्थक कौन है? तो आपको विशेषतः ध्यान रखना है जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन को भी याद रखना है, क्योंकि ये क्या है? नोबेल पुरस्कार विजेता है, भारतीय मूल के हैं। अर्थशास्त्र में हालांकि इन्हें नोबेल मिला था, पता होगा शायद। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन। ये इसी धारणा को मानते हैं कि सबको बराबर हक मिलने चाहिए, सबके लिए अनुकूलतम परिस्थितियां हम पैदा कर सकें, हर तरीके से बराबर हक दिलवाने के लिए। और जॉन रॉल्स इसके महत्वपूर्ण वो हैं, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है। चलो, अब स्वतंत्रवादी देख लेते हैं। अच्छा, पहले प्रक्रियात्मक देख लेते हैं। ये क्या है? प्रक्रिया को परिणाम से ज्यादा महत्व देता है। प्रक्रिया को परिणाम से ज्यादा महत्व, यानी कि हमारा परिणाम क्या है? न्याय। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था। क्वेश्चन तो आपका यही है, बस प्रक्रिया को परिणाम से ज्यादा महत्व देता है, या तो इसे रट लो या फिर इसे समझो कि ये है क्या। क्योंकि घुमा फिरा के भी चीजें होंगी, आपको आगे भी रिसर्च में जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो उदाहरण हमने लिया था कि समाज में कुछ अन्याय हुआ। मान लिया समाज के किसी, वही महिला वाला उदाहरण, कि उसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ या कुछ बात हुई। समाज खड़ा हो गया और दो चार लोग खड़े हुए जिनका खून उबलता हो हमारे जैसे, और उन्होंने जो अपराधी थे उनको पिटाई करी, मारा, उनको दंड दे दिया वहीं पे, या तो मार दिया, कुछ भी करा, कैसे भी करा। अब एक तरफ क्या है? न्याय हुआ। अंत में जो न्याय मिलना था वो भी यही मिलना था कि उसको, या तो अगर किसी का बलात्कार हुआ है तो इनको मार दिया जाए, यही न्याय का होना चाहिए, है ना। या फिर अगर कुछ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है तो उनकी पिटाई होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। या फिर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो गाड़ी का को जिसने ठोका, हट जाने के रूप में उसको पैसे होने चाहिए। चलो, 50,000 रुपए हो गए, 1 लाख रुपए हो गए, आपको चोट वोट लगी है, आपको हॉस्पिटलाइज होना है, 1 लाख रुपए दंड स्वरूप हो गए। अब ये फाइनली तो यही न्याय हमें मिलना है। अब ये न्याय का तरीका, एक तो हम अपने आप ही न्याय कर रहे हैं, दूसरा क्या है? इसको पूरा प्रोसीजर के साथ में न्यायालय में जाकर हम न्याय ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिपेंड करता है प्रक्रिया, प्रक्रिया कैसी है, न्याय की प्रक्रिया किस तरीके से चली है। तो प्रक्रिया को परिणाम से, न्याय का परिणाम क्या आया है, उससे ज्यादा महत्व देता है क्या? प्रक्रियात्मक न्याय। समझ गए? न्याय परिणाम कैसा है वो नहीं, प्रक्रिया कैसी है वो। आवश्यकता पर नहीं, आवश्यकता क्या है उस पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की क्षमता पर अधिक बल देता है। व्यक्ति की क्षमता कैसी है उस पर बल देगा। प्रगतिशील विचार है, क्योंकि सभी मनुष्यों की समान गरिमा के महत्व को स्वीकार करता है। भाई देखो, सभी व्यक्तियों की समय, ये ध्यान रखना है, सभी व्यक्तियों की समान गरिमा, सभी व्यक्तियों की गरिमा समान है, यानी कि सभी का जो वजूद है वो बराबर है। दूसरी चीज, ये प्रगतिशील विचार है और सभी के लिए समान गरिमा के महत्व को ध्यान दे रहा है। सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, उन क्षमताओं के अकॉर्डिंग सबका वजूद अलग अलग होता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग न्याय होना चाहिए, वो तरीका उनमें देखना चाहिए। ठीक, जैसे कि एक वैज्ञानिक से अगर किसी हल्की फुल्की कोई गाड़ी लग भी गई है, या फिर जल्दबाजी में एक एम्बुलेंस से लग गई है, या फिर आप प्रशासन में हैं और आप तेजी से कुछ काम करने जा रहे हैं, आपसे कुछ गाड़ी लगी है, तो वो दोनों के लिए मतलब प्रक्रिया थोड़ी सी बदली जा सकती है। बदलने का मतलब वो न्यायपूर्ण ढंग से होनी चाहिए, उस प्रक्रिया में क्या हम बदलाव देख रहे हैं, तो वो, तो सबके लिए मनुष्य की समान गरिमा को महत्व देता है। प्रगतिशील विचार है, समाज में वस्तुओं, सेवाओं और पदों आदि का आवंटन विधिक ढंग से किया जाना चाहिए। ठीक,
इसके अंतर्गत पूंजीवादी राजनीति आर्थिक व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाता है। सही चल रहा होगा, इसकी कहानी से ही पता चल रहा होगा, जो पूंजीवादी है और आर्थिक व्यवस्था है उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ज्यादा कर आरोपण उचित अनुचित है। कर केवल न्यूनतम राज्य के लिए सीमित है। मतलब ये क्या बोलता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कौन से न्याय के तहत करारोपण अनुचित है। ज्यादा करारोपण नहीं होना चाहिए, मतलब जो टैक्स है वो ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा लगाएंगे तो मतलब हम एक तरीके से देखो, एक विचार बार बार आता होगा कि बहुत सुनने में आता है कि टैक्स हम दे रहे हैं, फायदा वो ले रहे हैं, है ना। दूसरा एक विचार आता है कि पूंजीपति वर्ग है वो मेहनत कर रहा है। मान लिया एक एक व्यक्ति ने एक फैक्ट्री लगाई और उस फैक्ट्री से आमदनी हो रही है। अब उससे वो टैक्स पे कर रहा है और टैक्स बहुत ज्यादा दे रहा है। अब वो ये बोलेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ। उस टैक्स के लिए बहुत सारे काम होते हैं जो काम से टैक्स बचा लिए जाते हैं। तो वो क्या करेगा, टैक्स बचाएगा। अब सोचने की बात यह है कि वो ऐसा बोलेगा कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैंने इतना खर्चा किया हुआ है, ये है सब है, तो मैं इतना टैक्स क्यों दूं। या तो टैक्स हो तो सभी पर बराबर हो। तो ये कहता है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीवादी है या आर्थिक व्यवस्था है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ज्यादा टैक्स बेकार की चीज है, अनुचित है, वो गलत है। ज्यादा टैक्स भी नहीं होना चाहिए। केवल इतना टैक्स होना चाहिए जितना राज्य के लिए आवश्यक है, केवल सीमित रूप में टैक्स होना चाहिए। तो ये किस क्या है, प्रक्रियात्मक न्याय, इसको ध्यान रखना है। आगे है इसके दृष्टिकोण। तो मार्क्सवादी क्या बोलेंगे, मार्क्सवादियों की बस एक ही पहचान सब जगह, समानता, समान समाज, समान। ठीक है, समाज में, यानी कि पूंजीवादी द्वारा मजदूरों का शोषण अन्याय है। ये हमेशा इसी बात को बोलते हैं कि पूंजीवादी मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, सभी को पता होगा। पूंजीवाद की संपत्ति के बाद साम्यवादी समाज का उदय होने पर अभाव और संघर्ष की परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी। तब राज्य और न्यायिक उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये बोलते हैं कि पूंजीवादियों द्वारा मजदूरों का शोषण किया गया है जो अन्याय है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब साम्यवाद की स्थिति आ जाएगी, साम्यवाद समाजवाद, मतलब सब कुछ बराबर हो जाएगा। कोई वर्ग ही नहीं रहेगा, ना अमीर वर्ग है ना गरीब वर्ग है, सब बराबर हो जाएंगे। और जब सब बराबर हो जाएंगे तो, हाँ, बराबर होने पर क्या होगा कि अभाव और संघर्ष की परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी। मतलब गरीबों के, मजदूर वर्ग के लिए जो अभाव है, चीजों की कमी है, विपरीत परिस्थितियां हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी, सब लोग बराबर हो जाएंगे। तो तब राज्य और न्यायिक उपकरणों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब सब लोग बराबर हो जाएंगे तो काहे का न्याय, न्याय की जरूरत ही नहीं है। भाई सब लोग बराबर हैं, सब लोग सही चल रहे हैं, कोई खत्म, न्याय की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा कौन मार्क्सवादी बोलते हैं। समुदायवादी क्या बोलते हैं, समुदाय या समाज का हित। ये समुदायवादी व्यक्तिवादी का विपरीत है। व्यक्तिवादी क्या बोलेंगे, व्यक्ति के लिए। और समुदायवादी क्या बोलेंगे, समुदाय के लिए, समाज के लिए, एक साथ। तो समुदाय समाज का हित ही न्याय का उद्देश्य है, व्यक्ति के अधिकार नहीं। मतलब व्यक्ति के अधिकार नहीं है, ये पूरे समाज का हक है। समाज के लिए न्याय होना चाहिए, ना कि व्यक्ति के लिए, ऐसा समुदायवादी बोलते हैं। मैकिंटायर ने समुदायवाद के नैतिक आधार पर विशेष बल दिया है। समुदायवाद के नैतिक आधार पर। वाल्जर की न्याय अवधारणा विकेंद्रीकृत लोकतंत्र समाजवाद के प्रतिरूप होती है। मतलब इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हैं, विचारकों को। समर्थक कौन है, वाल्जर हैं, टेलर हैं, मैकिंटाइजर हैं, टायर हैं, और सैंडेल हैं। ठीक, ये इसके समर्थक हैं, किसके, समुदायवादी विचारधारा के। तो थोड़ा सा इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे आता है स्वेच्छातंत्रवादी। चलो इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। व्यक्ति की इच्छा सर्वोपरि है, लेकिन सामाजिक समानता का विचार महत्वहीन है। मतलब जो सामाजिक समानता का विचार है वो महत्वहीन है, वो बेकार की चीज है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इच्छा सर्वोपरि। तो जब भी ये शब्द आ जाएगा तो इसका मतलब स्वेच्छातंत्रवादी है। अपनी इच्छा से हम चलें, ये ऐसा बोलता है, अपनी इच्छा में स्वतंत्र हो तभी न्याय मिलेगा। प्रमुख समर्थक कौन है, नॉजिक। इस व्यक्ति को याद रखना है, नॉजिक को। ठीक है, एक मैंने बताया था जॉन रोल्स, और एक नॉजिक, दो बता रहा हूँ आज की क्लास में जिनको बिल्कुल भी नहीं भूलना। न्याय कहीं भी आ जाएगा तो नॉजिक और जॉन रोल्स, नॉजिक और जॉन रोल्स। जॉन रोल्स कहाँ पर आए थे, एक बार दिखा देता हूँ, भूल गए होगे अब तक। जॉन रोल्स, जॉन रोल्स, जॉन रोल्स, समतावादी। ठीक है, एक नॉजिक। तो नॉजिक
रॉबर्ट नॉजिक समर्थक हैं किसके? स्वेच्छातंत्रवादी के। इच्छा सर्वोपरि है, ऐसा ये बोलने वाले हैं। न्याय के दो प्रकार के सिद्धांत हैं नॉजिक के न्याय के, मतलब नॉजिक दो प्रकार का न्याय बताते हैं। एक तो ऐतिहासिक, ध्यान रखना है, न्याय का ऐतिहासिक सिद्धांत और साध्यमूलक सिद्धांत। ठीक है, कौन बता रहे हैं? ये नॉजिक बता रहे हैं दोनों प्रकार के न्याय नॉजिक की नज़र में। तो नॉजिक को ध्यान रखना है, स्पेशली नॉजिक के न्याय के सिद्धांत। नॉजिक ने शुद्ध ये नॉजिक का न्याय का 3 मान्यता है। तो नॉजिक यानी कि स्वेच्छातंत्रवादी। तो नॉजिक न्याय के 2 सिद्धांत कौन से दे रहे हैं? एक तो दे रहे हैं ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, लोगों के अतीत की परिस्थितियों तथा कृत्यों के आधार पर उनके वर्तमान अधिकार भिन्न हो सकते हैं। मतलब हमने पास्ट में क्या कर्म किए उसके आधार पर हमारा वर्तमान क्या है वो अलग हो सकता है। तो हमारे साथ न्याय भी अलग हो सकता है ना? तो ये ऐसा कौन बोल रहे हैं? नॉजिक बोल रहे हैं। साध्यमूलक सिद्धांत, लोगों के अधिकार किन्हीं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से निर्धारित किए जाने चाहिए। तो ऐसा कौन बोल रहे हैं? ये भी नॉजिक बोल रहे हैं। यानी कि साध्यमूलक है, हमें जहां जो हमारी डेस्टिनेशन है उसके अनुसार लोगों के अधिकार और न्याय को देखना चाहिए। तो 2 तरह के सिद्धांत को मतलब सीधा-सीधा ध्यान रखना है, जो ऐतिहासिक सिद्धांत है और साध्यमूलक सिद्धांत है, ये किसका? ये नॉजिक के दिए हुए हैं। मतलब नॉजिक ने बोला हुआ है स्वेच्छातंत्रवादियों के तहत कि लोगों की अतीत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वर्तमान, और दूसरा लोगों के अधिकार विशेष परिस्थितियों के विशेष लक्ष्यों के अकॉर्डिंग, विशेष लक्ष्य मतलब टारगेट मतलब साध्य है ना, डेस्टिनेशन की पूर्ति के लिए किए जाने चाहिए। नॉजिक का न्याय का सिद्धांत न्याय का अधिकारिता या हकदारी सिद्धांत कहलाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। न्याय का अधिकारिता या हकदारी सिद्धांत मतलब अधिकारिता का सिद्धांत। ठीक है, अधिकारिता का सिद्धांत, पॉइंट ध्यान रखना है इस चीज को। नॉजिक का न्याय का सिद्धांत जो है, न्याय के सिद्धांत वो क्या कहलाते हैं? न्याय का अधिकारिता का सिद्धांत या हकदारी सिद्धांत। तो मैंने दिखाया ये अधिकार के रूप में न्याय को देख रहे हैं। कौन? नॉजिक अधिकार के रूप में न्याय को देख रहे हैं। अधिकार कैसे? अपनी इच्छा के अनुसार अधिकार, तो वो नॉजिक है। नॉजिक ने शुद्ध प्रतिस्पर्धा समाज को न्यायपूर्ण समाज सिद्ध करने का प्रयास किया। शुद्ध प्रतिस्पर्धा समाज को न्यायपूर्ण समाज सिद्ध करने का प्रयास किया। जो शुद्ध प्रतिस्पर्धा है वही न्यायपूर्ण समाज है। नॉजिक ने न्याय के सिद्धांत की 3 मान्यताएं हैं। न्याय हस्तांतरण का सिद्धांत, यानी कि न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत, न्यायपूर्ण आरंभिक अधिग्रहण का सिद्धांत, अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत। यानी कि न्याय हस्तांतरण नहीं हो सकता, न्याय आरंभिक अधिग्रहण अतीत से लेकर चलेगा, न्याय के अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत, अन्याय को अलग हटाने का सिद्धांत। तो थोड़ा थोड़ा इसको याद रखना है, बाकी इस चीज को याद रखना है। ये नॉजिक। अब आते हैं दार्शनिकों के विचार। तो दार्शनिकों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा झेल लीजिए। चलो, प्लेटो क्या बोलता है न्याय के लिए? बस देखो, एक बात याद रखनी है, इसका रिवीजन अभी साथ के साथ एक बार जरूर करना है और बीच बीच में आपको देख लेना है। साथ के साथ रिवीजन का मतलब ये है कि आप केवल ये पीडीएफ उठा के देखें या तो एप्लीकेशन से, या फिर क्या अभी इसमें फ्लैशबैक में जाएं, जहां जहां ये आपको लिखा हुआ दिखेगा जल्दी जल्दी देखते चले जाएं क्या क्या मैंने बताया है। नहीं तो आप भूल जाएंगे बहुत सारा, क्योंकि ये लंबा हो जाता है। प्लेटो, न्याय राज्य का सर्वोच्च गुण है। कौन बोलता है? सब प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो बोलेंगे ये से ये दार्शनिक रूप में आदर्शवादी हैं। प्लेटो के दर्शन का मूल उद्देश्य ही न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। सीधी सी बात है। इनकी जो फिलोसफी है वो, जब हमने देखा था राजनीति विज्ञान को, राज्य को देखा, उसमें भी इनके ऐसे ही विचार थे। प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक। इसका रिपब्लिक का शीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसकी पुस्तक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित है, या प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक किससे संबंधित है? तो न्याय से। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, और वो किससे संबंधित है? न्याय से। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। प्लेटो का न्याय देश काल से आबद्ध स्वेच्छाचारी दर्शन पर आधारित है। अभी देखा था हमने, स्वेच्छाचारी दर्शन पर आधारित है जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है। संपूर्ण न्याय प्रणाली को दार्शनिक राज्य पर आधारित न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। यानी कि क्या बोल रहा है? स्वेच्छाचारी दर्शन पर आधारित है, लेकिन न्याय के तात्विक, कहा गया न्याय के तात्विक, यानी कि
वास्तविक सिद्धांत को लेके चल रहे हैं, यानी कि न्याय वास्तविक रूप में होना चाहिए और सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है। व्यक्ति के 3 लक्षणों ज्ञान, भावाशेष और भावावेश और तृष्णा यानी कि इच्छा के लिए सद्गुण क्रम से है। या इसको ध्यान रखना है पॉइंट को कि प्लेटो ने न्याय के व्यक्ति के 3 लक्षण बताए। कौन कौन से? कि व्यक्ति में ज्ञान या बोध, उसमें भावनाएं होती हैं, भावनाओं का आवेग होता है और उसमें इच्छा होती है। किसने बताए हैं? प्लेटो ने 3 लक्षण व्यक्ति के बताए हैं। इन तीनों लक्षणों के सद्गुण, पहले का विवेक ज्ञान यानी कि विवेक, भावना भावावेग साहस, तृष्णा इच्छा, संयम। इच्छा पर संयम कंट्रोल रखना है। लेकिन चौथा सद्गुण जो बताया है वो क्या है? न्याय। तो हमारे लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए हमने इस कहानी को रचा कि प्लेटो न्याय अपने व्यक्ति के 3 लक्षण बताते हैं, उनके 3 लक्षणों के 3 सद्गुण बताते हैं और चौथा सद्गुण जो बताते हैं वो अलग से बता रहे हैं, क्या? न्याय। तो प्लेटो की नजर में व्यक्ति का जो चौथा 3 लक्षणों का जो चौथा सद्गुण है वो क्या है? वही न्याय है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि स्पेशलाइज करेक्टर है। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग, सैनिक, शासक तीनों के अपने अपने कार्य संपादित करते रहना ही न्याय है। मतलब अपने अपने क्षेत्र में ये अपने सही तरीके से काम करते रहे, वही न्याय है प्लेटो के अनुसार। अर्थात संयमशील, हमने देखा था एक लक्षण तीसरा वाला, उसका क्या, उसका सद्गुण जो था वो संयम था, इच्छा का, तृष्णा का। तो संयमशील उत्पादक वर्ग को साहसी सैनिक वर्ग का संरक्षण प्राप्त हो सके और इन दोनों को विवेक संपन्न दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। यानी कि ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो उत्पादक वर्ग है वो अपना काम करे, सैनिक वर्ग अपना कार्य करे, शासक वर्ग अपना काम करे, अपने क्षेत्र में सही काम करते रहे, यही न्याय है। लेकिन वो सही काम करेंगे कैसे? तो वो ऐसे करेंगे, जो उत्पादक वर्ग है, संयमशील है वो, तो वो क्या करे? उत्पादक वर्ग को साहसी, क्योंकि सैनिक वर्ग कैसा होता है? साहसी वर्ग होता है। जो उत्पादक वर्ग होता है वो कैसा होता है? संयमशील होता है। भाई उत्पादक प्रोडक्शन किसान कर रहा है या कोई बिजनेसमैन है, व्यापार है, तो वो कैसा होगा? संयमी होगा। साहसी सैनिक वर्ग होगा। इन इसका संरक्षण इसको प्राप्त हो, ये अपना काम उत्पादन अच्छे से कर सके, जो सैनिक है वो इसका संरक्षण कर सके, और इन दोनों को विवेक संपन्न दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त हो। फिलोसफी जो दार्शनिक है वो क्या है? अपने दर्शन से इन दोनों को ज्ञान दे सकें, इन दोनों का मार्गदर्शन कर सकें। तुम इस तरह से प्रोडक्शन करो। अब ये कहानी अब की नहीं है, ये कहानी कब की है? ये कहानी है 400-500 ईस्वी पूर्व की, यानी कि अब से कितना? अब से लगभग 2500 वर्ष पहले की। उस समय पर जो होता था, उस समय पर इसी तरह का विचार होता था कि जो फिलोसफिकल जो विचारक हैं वही क्या करते थे? वही मार्गदर्शन करने का काम करते थे। तो ये मार्गदर्शन इन लोगों को कर सके, तो यही क्या है? न्याय होगा। संयम को साहस का सबल मिले, विवेक से मार्गदर्शन, मतलब इसी का दूसरा रूप मैंने बताया, लैंग्वेज, भाषा थोड़ा सा कठिनाई होती है उसमें, तो इसी को दूसरे रूप में ऐसे लिखा हुआ है। तो संयम को साहस का सबल मिले, संयम को साहस का सबल मिले और विवेक से मार्गदर्शन मिले। ऐसा कौन बोलता है? प्लेटो बोलता है। ध्यान रखना है, प्लेटो की परिभाषा है, ये प्लेटो के कथन है। जो न्याय से अनुप्रमाणित न हो उसे धूर्तता कहा जाएगा, बुद्धिमत्ता नहीं। ऐसा भी प्लेटो बोल रहा है कि जो न्याय से अनुप्रमाणित ना हो उसे धूर्तता कहा जाएगा, बुद्धिमत्ता नहीं कहा जाएगा। ठीक है। अरस्तु क्या बोल रहा है? न्याय सिद्धांत का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है। यानी कि न्याय सिद्धांत जो है वो मानवीय संबंधों के नियमन से, मानवीय संबंध के नियमन कैसे हैं? मतलब आपस में वो तालमेल बिठा के जो मानव के संबंध है आपस में वो किस तरीके से चल रहे हैं, वही न्याय है। बस इसको जो प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं, तो प्लेटो ने जो 3 लोगों में बांट के, 3 कैटेगरी में बांट के और न्याय को देखा था कि ये अपने अपने काम करते रहे, इसने क्या किया? ये मानव में बांट दिया कि मानव अपने हिसाब से संबंधों को सही तरीके से चला सके, वही न्याय है। यथा स्थिति का समर्थन करने वाला तथा समानु, मतलब न्याय क्या है? जो यथा स्थिति है, सही स्थिति है, उसका समर्थन करने वाला है, और ये समानुपातिक है। ध्यान रखना है, समानुपातिक इन्होंने बताया। समानुपातिक कैसे? वितरण मूलक है। वितरण मूलक कैसे? मतलब उसका वितरण किया जा सकता है, वो कैसे?
विधायक का विचार क्षेत्र, जो कानून बनाने वाला है उसका विचार क्षेत्र। समान लोगों के साथ समान व्यवहार करें। धन संपदा सम्मान का वितरण सभी को उनकी योग्यता के अनुसार हो। तो ये वितरण मूलक न्याय क्या है कि विधायक का विचार क्षेत्र जो है वो बंटवारा हो गया। समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो, समान रूप में हम न्याय वितरण कर सके, और संपदा सम्मान सभी का समान रूप में हम वितरण कर सके। दूसरा क्या है, प्रत्यावर्ती न्याय या परिशोधनात्मक न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय, तीनों एक ही है। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग दो तरह के न्याय है, एक वितरण मूलक न्याय, दूसरा प्रतिवर्ती या शोधनात्मक, जिसमें परिशोधन किया जा सके, जिसमें क्या किया जा सके, कुछ अमेंडमेंट किया जा सके, कुछ बदलाव किया जा सके। जो प्रतिवर्ती हो, जिसमें कुछ चेंजेज हो, बदलाव हो। जो प्रतिकारात्मक हो, किसी ने कुछ काम किया, उसका उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया करके दिखाए, ऐसा न्याय। तो परिशोधन किया जा सके, प्रतिवर्ती किया जा सके, उल्टा हो, या प्रतिकारात्मक हो, ठीक है, या अमेंडमेंट किया जा सके। तो ऐसा न्याय अरस्तु का बोल रहे हैं। न्यायाधीशों और दंडाधीशों का विचार क्षेत्र, तो ध्यान रखना है, जो विधायकों का विचार क्षेत्र है, विधायकों को ये वाला क्षेत्र, मतलब ये वाला क्षेत्र किस तरीके से यहाँ पर काम करना है, किस तरह से यहाँ पर काम करना है, किस तरह से यहाँ पर काम करना है, क्या का काम कहाँ कहाँ किस किस समाज के लिए कैसे कैसे करने हैं। एक समाज कुछ और तरह का, दूसरा समाज कुछ और तरह का है, सबको लिए किस किस तरीके से काम किए जाए, वो वितरण मूलक न्याय है। कानून को किस तरीके से बनाया जाए, वो वितरण मूलक न्याय है। लेकिन न्यायाधीश किस तरीके से न्याय करें, वो उनका जो विचार क्षेत्र है वो कैसा है, प्रतिवर्ती, परिशोधनात्मक या प्रतिकारात्मक। किस तरह से काम किया गया है उसकी जो प्रतिक्रिया है वो न्यायाधीश करेंगे। यहाँ पर कोई काम की प्रतिक्रिया नहीं है, तो न्यायाधीशों का काम है सबको समान मानते हुए व्यवहार करना है, परस्पर लेन देन या विवादों का संबंधित का निर्माण करना है, किसी भी पक्ष को होने वाली क्षति की पूर्ति। ये कैसा है, प्रतिक्रियात्मक। मतलब देखो, ऐसा ध्यान रखो, जब कोई काम हो गया है उसके बाद वाला जो न्याय है वो कैसा है, प्रतिवर्ती, है ना, उल्टा। या परिशोधन, जिसमें शोधन किया जा सके, काम हुआ उसको सही किया जा सके, गलत काम हुआ सही किया जा सके, कुछ काम हुआ तो उसका प्रतिकार किया जा सके। जब काम ही नहीं हुआ तो वहां पर सीधा सीधा सा है वितरण मूलक। अभी भी अगर कंफ्यूज हो गए तो दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। न्याय को बांट रहे हैं, ठीक है, न्याय कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, हम अपनी तरफ से, ऐसे मानो हम अपनी, एक पिता ने अपने बेटों को क्या की, जमीन दे दी, उसने वितरण कर दिया, 3 बेटों में जमीन बांट दी बराबर बराबर, वह कैसा हो गया, वितरण मूलक न्याय हो गया। लेकिन एक बेटे ने दूसरे की जमीन को हत्या लिया, थोड़ी सी 1 बीघा जमीन को कब्जा लिया, अब वहां पर जो न्यायालय न्याय करेगा वो कैसा होगा, वो प्रतिवर्ती, परिशोधनात्मक या प्रतिकारात्मक न्याय होगा। अंतर समझ में आ गया होगा। बस ये साधारण लैंग्वेज में है, और इसको भाषा को आपको दिमाग में डालना है, बस कैसे भी। तो भाषा को मैंने साधारण लैंग्वेज में आपको बता दिया, उदाहरण देके, ठीक है। आगे है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के विचार क्या है, मैंने बताया कि जॉन रॉल्स को ध्यान रखना ही रखना है। क्लास बस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और 5-10 मिनट चाहिए मुझे, और मैं नहीं चाहता कि इसको अलग से हम करें, तो यहीं पकड़ लेते हैं। इनकी बुक्स को ध्यान रखना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, जॉन रॉल्स। जस्टिस की बात की है तो थ्योरी की इसकी जस्टिस की थ्योरी, है ना, ध्यान रखना है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स। उदारवादी परंपरा के अमेरिकी विचारक हैं, ये पता होगा या नहीं पता होगा, ध्यान रखना है। उदारवादी परंपरा के हैं, अमेरिकी विचारक हैं। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत देते हैं। शुद्ध प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया सिद्धांत हमने देखा था, समाजवादी सिद्धांत देखा, तो प्रक्रियात्मक सिद्धांत न्याय का सिद्धांत ये के वो है। रोल्स के अनुसार न्याय प्राथमिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। मतलब ये न्याय को क्या मान रहे हैं, जैसे हमने प्लेटो को देखा कि न्याय सर्वोच्च है, अरस्तु भी ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसी रोल्स बोल रहे हैं कि ये प्राथमिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। प्राथमिक संस्थाएं कौन सी, जैसे संसद होगी, न्यायालय हो गए, प्राथमिक जो पहली संस्थाएं हैं उनका उनका भी सबसे पहला गुण क्या है, न्याय है। सबसे पहली चीज क्या है, न्याय। हर कोई किस लिए काम करेगा, न्याय के लिए। रोल्स के अनुसार न्याय निष्पक्षता है, निष्पक्ष है न्याय,
न्याय औचित्यपूर्ण है। अब देखो ये सुनने में बड़ा आसान सा लग रहा होगा कि बस इतना सा ही तो है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन न्याय को औचित्यतापूर्ण बोलता है, तो जॉन रॉल्स। ध्यान रखना है, ये निष्पक्षता तो सबके लिए है, लेकिन न्याय औचित्यपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी में ही शायद। तो 2000 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कौन से में, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। तो न्याय औचित्यतापूर्ण है, कौन बोल रहा है? जॉन रॉल्स। देख लेना आप प्रीवियस ईयर में जाके। तो जॉन रॉल्स। न्याय औचित्यतापूर्ण है मतलब औचित्य रूप में जो सही है वो न्याय है, जो सही बात है वही न्याय है, जो निष्पक्ष है वही न्याय है, जो प्राथमिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है वही न्याय है, जो प्रक्रियात्मक काम है, शुद्ध प्रक्रिया जिसकी हम चलाते हैं, वही सही तरीके से न्याय है। ठीक है, ये न्याय बोल रहे हैं। न्याय की स्थापना हेतु भेद मूलक सिद्धांत स्वीकार किया किसने? जॉन रॉल्स ने। भेद मूलक सिद्धांत क्या है? भेद मूलक सिद्धांत है, नाम से पता चलेगा थोड़ा थोड़ा। भेद मूलक, किसी व्यक्ति की असाधारण योग्यता और परिश्रम हेतु विशेष पुरस्कार तभी न्याय संगत होगा जब उसे, ये कथन है इनका, ध्यान रखना है, जब उसे समाज के कमजोर वर्ग या व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुंचे, है ना। इसके बाद प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था के मानदंड को लागू किया जा सकता है। मतलब थोड़ा सा कठिन हो गया होगा समझने के लिए, एक बार एक नजर मार लो आप, क्या है ये? भेद मूलक सिद्धांत ये है, भेद मूलक यानी कि भेद मतलब अलग है, तो ये अलग होने वाला, भेद करने वाला सिद्धांत कैसा है? भेद नहीं है, ये भेद नहीं करने वाला है। किसी व्यक्ति की असाधारण योग्यता और परिश्रम हेतु विशेष पुरस्कार तभी न्याय संगत होगा। मान लिया किसी को उसकी असाधारण योग्यता के लिए कुछ विशेष पुरस्कार मिला है, कोई तीरंदाजी के लिए किसी को विशेष पुरस्कार मिल गया उदाहरण स्वरूप, है ना, तो वो पुरस्कार जो है वो तभी संभव होगा, मतलब तभी न्याय संगत होगा, वो न्यायपूर्ण नहीं है। तब न्यायपूर्ण होगा जब उसे समाज के कमजोर वर्ग या व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुंचे। जब उससे, वो उस पुरस्कार से जब जो कमजोर वर्ग है उसको जब अधिकतम लाभ पहुंचे, तब वो न्याय संगत होगा। मतलब ऐसा पुरस्कार कमजोर वर्ग के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा शीतल देवी, जिनके हाथ नहीं है, तीरंदाजी में उन्होंने पुरस्कार जीते, गोल्ड जीते, तो वहां पर वो न्याय संगत है, कमजोर वर्ग के लिए प्रेरणादायक है। तो ये इस तरह की बात को रख रहे हैं। तो भेद मूलक सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं, औचित्यतापूर्ण को स्वीकार कर रहे हैं, निष्पक्षता, प्राथमिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण, और जॉन रॉल्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं इन्हीं के लिए, जॉन रॉल्स के लिए, राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि ऐसा जॉन रॉल्स बोल रहे हैं, ध्यान रखना, बल्कि सबसे अधिक जरूरतमंद, ये जरूरतमंद है, सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को उच्चतम सामाजिक आदर्श बनाकर मूल वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण है। तो ये बोल रहे हैं कि राज्य का काम केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना नहीं है, उसका काम क्या है? सबसे अधिक जरूरतमंद, जो उदारवादी हैं, समानतावादी हैं, देखा था हमने, तो समान की बात करेंगे, समानता की, निष्पक्षता की बात करेंगे, लोगों की आवश्यकता को उच्चतम सामाजिक आदर्श बनाकर मूल वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो सके, ऐसा ही बोले। न्याय की समस्या प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं जैसे अधिकार, ये इसी से निकला हुआ है, अधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियां, अवसर की और आत्मसम्मान के साधन आदि के न्यायपूर्ण वितरण से संबंधित है। ये जो प्राथमिक मूलभूत वस्तुएं हैं, प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं हैं, उनका न्यायपूर्ण वितरण, ये रहा न्यायपूर्ण वितरण, ये यही है। दोनों केवल भाषा में अंतर है, दोनों एक ही कथन है, एक ही बात है, एक ही व्यक्ति ने कहे हुए हैं। कुल मिलाकर क्या है, ये बोलते हैं कि राज्य का काम केवल सामाजिक व्यवस्था बनाने नहीं है, राज्य का काम यह है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं? अधिकार है, स्वतंत्रता, समान अधिकार, समान स्वतंत्रता, समान शक्तियां, समान अवसर, सम्मान, आत्मसम्मान, इसके लिए जो साधन है, वो साधन उपलब्ध कराना समाज में न्यायपूर्ण वितरण से संबंधित, मतलब वही न्यायपूर्ण वितरण है, वही न्याय है। ऐसा किसका कहना है? जॉन रॉल्स का। न्याय पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। न्याय पुरस्कार का सिद्धांत, हमने अभी देखा, पुरस्कार को तो वो न्यायोचित मान ही नहीं रहे। पुरस्कार, विशेष उपलब्धि के तहत पुरस्कार केवल न्यायपूर्ण तभी है जब वो समाज के लिए कुछ
काम कर सके, समाज के लिए अधिकतम लाभ दे सके, ऐसा जॉन रॉल्स का कहना है। तो वही यहाँ पर है, न्याय पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। न्याय किसके लिए है? क्षतिपूर्ति के लिए। अगर कुछ हानि हुई है तो उसके लिए है, ना कि पुरस्कार के लिए। पुरस्कार बंटवारा मतलब कुछ बांट देना न्याय थोड़ी है ना। क्षति अगर हुई है तो उसके लिए, उसके तहत कुछ देना न्याय है। मूलभूत स्थिति में रहने वाले लोग अज्ञान पर्दे के पीछे होते हैं। ऐसे लोगों के मध्य सामाजिक अनुबंध से एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। ठीक है। इससे अधिकतम न्यूनतम नियम या महाकल्पनिष्ठ नियम कहा जाता है। जो मूलभूत स्थिति में लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं? एक अज्ञान के पर्दे के पीछे रहते हैं। हमें नहीं पता कि जो हमें राजनीति में दिखाया जाता है, भाजपा वाले दिखा रहे हैं, सपा वाले दिखा रहे हैं, कांग्रेसी दिखा रहे हैं, वो सच है या गलत है हमें नहीं पता। तो वो अज्ञान के पर्दे के पीछे रहते हैं। ऐसे लोगों के मध्य जो सामाजिक अनुबंध हैं, उनमें उनसे एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा। ठीक। इससे अधिकतम न्यूनतम नियम या महाकल्पनिष्ठ नियम कहा जाता है। अर्थात प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं के आवंटन के दौरान सभी अपने लाभ की संभावनाओं को अधिकतम, ये अधिकतम न्यूनतम नियम क्या है? अधिकतम तो क्या है? लाभ की संभावनाएं। समाज में प्राथमिक वस्तुएं, ये जो प्राथमिक वस्तुएं हैं ये, इनके लाभ की संभावना है। और न्यूनतम क्या है? हानियां, जो क्षतिपूर्ति है। ये क्षतिपूर्ति कहाँ गया? क्षतिपूर्ति आ रहा था अभी, क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति, हानियां तो न्यूनतम हो सके, और जो लाभ है, समान वितरण है, वस्तुओं का वितरण है, वो क्या हो सके? अधिकतम हो सके। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जॉन रॉल्स। ठीक है। तो अधिकतम न्यूनतम नियम। जॉन रॉल्स के अनुसार मूलभूत स्थिति में रहने वाले लोग दो सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। पहला सिद्धांत क्या है जॉन रॉल्स के अनुसार? समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रताओं की समानता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक स्वतंत्रता दी जाए जहां तक वह अन्य लोगों की स्वतंत्रता को बाधित न करे। सीधा सीधा सा है, स्वतंत्रता, दूसरों की स्वतंत्रता बाधित न करे, तो ये इस स्थिति में लोग रह लेते हैं। द्वितीय सिद्धांत क्या है? अवसर की निष्पक्ष समानता। विभेद का सिद्धांत या मूल भेदक सिद्धांत अभी हमने देख लिया। समाज में न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगी। तो समाज में रहने वाले लोग दो सिद्धांतों पर सहमत होते हैं, या तो समान स्वतंत्रता हो, या अवसर की समान समानता हो, क्या विभेद रहित हो, भेद नहीं हो जिस समानता में, ये हो जाता है। अब कुछ परिभाषाएं और देख लेते हैं। हालांकि जॉन रॉल्स इंपॉर्टेंट है, एक बार इन्हें एक नजर और देख लेना। कौटिल्य क्या बोलते हैं? न्याय के अभाव में कोई भी समान दीर्घायु नहीं हो सकता, क्योंकि बिना न्याय के संघर्ष बढ़ेगा और समाज टूट जाएगा। अगर न्याय नहीं होगा समाज में तो समाज टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, दीर्घायु कोई भी नहीं होगा, ऐसा कौटिल्य बोलते हैं। प्लेटो के कथन को याद रखना है। 3 कथन प्लेटो के हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अभी इसके फ्लैशबैक में हम जाएंगे, पहले इनको और देख लेते हैं। न्याय मानव आत्मा का उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्रकृति की मांग है। न्याय आत्मा का गुण है और अन्याय का दुर्गुण। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तीसरी वाली। अब एक बार हम प्लेटो पर जाकर देखते हैं कि प्लेटो में हमने क्या देखा था, क्योंकि अब तक भूल गए होगे। प्लेटो में हमने देखा था कि न्याय का मूल उद्देश्य क्या है? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, है ना। स्वेच्छाचारी दर्शन, ये हमने देखा था। ऐसी विधि का संरक्षण करना। संपूर्ण न्याय प्रणाली को दार्शनिक राज्य पर आधारित न्याय के तात्कालिक यानी ये वास्तविक, ये 2 पॉइंट मैंने मार्क किए थे इसमें, प्लेटो में। तो वही यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ 3 लक्षण, चौथा न्याय। तो ये स्वेच्छाचारी और तात्विक, वास्तविक, इन दोनों को देखना जरा परिभाषा में। ये प्लेटो क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना, अपनी इच्छा से काम करना, वही क्या है? न्याय है। ठीक है। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, स्वेच्छाचारी मांग। तो मानव स्वभाव की प्राकृतिक और उचित अवस्था है, ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया है। न्याय आत्मा का गुण है और अन्याय दुर्गुण है। ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। न्याय आत्मा का गुण है और अन्याय दुर्गुण है। सीधा सा वो गुण है, ये दुर्गुण है, अन्याय हो रहा तो कुछ और नहीं है। मार्टिन लूथर क्या कह रहे हैं? कहीं पर भी अन्याय हर न्याय के लिए खतरा है।
न्याय के लिए खतरा क्या है? अन्याय है, सीधा सीधा सा। रफेल क्या बोल रहे हैं? न्याय दो मुखी धारणा है, यह विधिक और नैतिक दोनों होता है। दो मुखी धारणा कैसी? विधिक होता है और नैतिक होता है। ठीक। थ्रेसी मेकस, न्याय शक्तिशाली का हित है। इंपॉर्टेंट है। न्याय शक्तिशाली का हित है, बहुत छोटी सी परिभाषा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। न्याय शक्तिशाली का हित है, मतलब जो शक्तिशाली है उसके हित में जो काम हो जाता है वही न्याय है आजकल। ऐसा कौन बोल रहे हैं? थ्रेसिमेकस। सिसरो, न्याय समस्त सद्गुणों की मुकुट मणि है। इससे ध्यान रख लेना, सिसरो मणि है ना, सांप की मणि, ऐसे याद रख लेना। न्याय समस्त सद्गुणों का की मुकुट मणि है। पार्कर बोल रहे हैं प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। मतलब सीधा सीधा सा हमने शायद लास्ट क्लास में करा था या फिर उससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्लेटो के अरस्तु का विरोध किसने, मतलब विपरीत कौन है? तो बार्कर। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय है, बेकार बता रहा है बार्कर प्लेटो के सिद्धांत को। आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है, यानी कि किसी भी तरह से वो ठीक नहीं है। कौन? बारकर। बरबर आ रहे हैं। कांट क्या बोल रहे हैं? यदि न्याय तथा सदाचार नष्ट हो जाए तो संसार में मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। कांट बोल रहे हैं यदि न्याय तथा सदाचार नष्ट हो जाए तो संसार में मानव जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। जॉन रॉल्स देखो यहाँ आ गया। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत के मौलिक अंग है। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। प्रथम प्राथमिक प्राथमिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण न्याय है। पहले भी देख लिया। यह प्रक्रियात्मक होता है, प्रक्रियात्मक बोला है न्याय को रोल्स ने। इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। तीनों पॉइंट आगे परिभाषा में तो याद रह जाएगी किसकी परिभाषा है। मैंने बताया था जो जॉन रॉल्स हैं वो सामाजिक न्याय से ताल्लुक रखते हैं और साथ में प्रक्रियात्मक न्याय से ताल्लुक रखते हैं। और साथ में बताया था कि ये प्राथमिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण बताते हैं। तो जॉन रॉल्स इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत ध्यान रखना है। बर्क क्या बोलते हैं? जब कभी स्वतंत्रता और न्याय के बीच दीवार खड़ी की जाती है तब मेरे विचार से इनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं रह जाता। यानी कि स्वतंत्रता और न्याय दोनों एक ही हैं, एक साथ रहने चाहिए। ऐसा कौन बोल रहे हैं? बर्क। अगस्टाइन बोल रहे हैं, ये चार परिभाषाएं अगस्टाइन की, मतलब कथन है, न्याय राज्य का सर्वप्रमुख गुण है। ऐसा तो सभी बोलते हैं, ये कॉमन है। यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। देखो मैं कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे न्याय सर्वोच्च है, न्याय सद्गुण है, ये सभी बोल रहे हैं। इसके अलग क्या बोला है वो इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है लुटेरों की टोली। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको नहीं छोड़ना। अगस्टाइन ने बोला हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन भी है, और एक बार नहीं कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में देखना। तो न्याय न्याय व्यवस्था न हो, अगर न्याय व्यवस्था नहीं होगी तो राज्य क्या बन जाएगा? लुटेरों की टोली बन जाएगा। अलग अलग लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लुटेरों की टोली बन जाएगा न्याय, अगर न्याय व्यवस्था नहीं होगी तो सब कुछ बेकार। न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने की मांग जिनकी व्यवस्था मांग करती है। मतलब वही व्यवस्था से बात कर रहे हैं, व्यवस्था, कर्तव्यों का पालन करने की व्यवस्था। जिन राज्यों में न्याय नहीं रहता वो डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। ये रहा, एक ही बात है, लुटेरों की टोली या वो डाकुओं के झुंड कहे जाते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में आ सकता है, आए हुए हैं, और इस लैंग्वेज में भी आया, इस लैंग्वेज में भी, दोनों तरीके से याद रखना है। अगस्टाइन बोल रहे हैं, ये अगस्टन या अगस्टाइन एक ही बात है, आइंस्टाइन मत कर देना बस। यदि न्याय न रहे तो राज्य केवल विशाल तरस दस्युतंत्र रह जाएंगे। स्वयं दस्युतंत्र भी छोटे छोटे राजतंत्र ही रहेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? तो कुल मिलाकर अगस्टाइन क्या करते हैं, ये बोल रहे हैं कि यदि न्याय नहीं होगा तो, यदि न्याय नहीं होगा तो अगस्टाइन, यदि न्याय नहीं होगा तो अगस्टाइन। अगस्टाइन क्या, राज्य लुटेरों की टोली हो जाएगा, राज्य डाकुओं का झुंड बन जाएगा, राज्य स्वतंत्र रह जाएगा, है ना, मतलब दासों का एक बस तंत्र रह जाएगा जिसमें दास होंगे और वो लूट खाएंगे राज्य को। ब्लेज पास्कल क्या बोल रहे हैं? बल के बिना, बल ब्लेज
बिना न्याय शक्तिहीन है, न्याय के बिना शक्ति निरंतर का रूप धारण कर लेती है। बटलर क्या बोल रहे हैं, न्याय की देवी, एक ही नहीं बोल रहे हैं। न्याय की देवी के चित्र में उसे नेत्रहीन दिखाया जाता है, परंतु तुला का पड़दा निर्बल की ओर झुका रहता है ना। मतलब न्यायालय में न्याय की देवी जो रहती है, न्याय की देवी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और वो हाथ में तराजू लिए होती हैं। तो न्याय का पड़दा जो होता है वो किसकी तरफ झुका रहता है, निर्बल की तरफ झुका रहता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, बटलर बोल रहे हैं, सैमुअल बटलर। चलो, ये हैक है। हैक क्या बोल रहे हैं, सामाजिक न्याय का विचार मृग मरीचिका की तरह है। ये बोल रहे हैं कि सामाजिक जो न्याय है, मृग मरीचिका क्या होती है, रेगिस्तान में, याद करो फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेगिस्तान में जब दूर से देखते हैं तो रेत के कण इस तरीके से दिखते हैं जैसे वहां पर पानी हो, और पानी की छाया वहां पर दिखती है। जब हम उसके पास जाते हैं तो वो छाया कहीं गायब हो जाती है, हमें पता नहीं चलता पानी कहाँ है, फिर वो आगे चली जाती है। तो वो एक केवल भ्रम होता है। तो ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय का विचार है वो ऐसा दूर से देखने में तो लगता है कि है, बाकी वो मृगमरीचिका की तरह है, पास जाने पर गायब हो जाता है। ये क्या बोल रहे हैं दोबारा से, अन्याय तथा दुर्भाग्य में अंतर है। इसको समझ लेना, अन्याय दुर्भाग्य में अंतर क्या है। अगर ऐसे समझो, भौगोलिक संसाधन, हम अगर हमें बंजर जमीन, या फिर ऐसा मानो कि हम एशिया के भारत देश में उपजाऊ जमीन के गंगा यमुना दोआब में हमने जन्म लिया, संपन्न परिवार में जन्म लिया मान लिया, यानी कि हमारे पास खेती बाड़ी है, खेती कर सकते हैं, ऐसा इतना ही मान लेते, इतना काफी है। दूसरी तरफ यदि हम गलती से जन्म ले लेते अफ्रीका के कोंगो बेसिन में, केवल पानी पानी, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है हमें, भूखमरी से बुरा हाल है, तो वो क्या है, दुर्भाग्य है। यानी कि संसाधनों का अभाव ही क्या है, दुर्भाग्य है। और अगर संसाधन है और दिए नहीं जा रहे हैं, तब वो क्या है, अन्याय है। ऐसा हेयक ने परिभाषित किया है विस्तार में। मैंने यहाँ संक्षेप में ये परिभाषा डाली हुई है क्योंकि आपको एग्जाम में केवल ये आएगी और इम्पोर्टेंट है और आई हुई है। तो एग्जाम के हिसाब से तो केवल यही भाषा है, लेकिन है क्या एक्चुअल में, कि अगर संसाधन मिले ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, संसाधन मौजूद नहीं है, तो वो दुर्भाग्य है। संसाधन होते हुए भी हमें नहीं दिए जा रहे और दूसरे को दिए जा रहे हैं, तो वो क्या है, अन्याय है। तो अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर है, ऐसा कौन बोलते हैं, हेक बोलते हैं। और साथ में ये सामाजिक न्याय को मृग मरीचिका कहते हैं। तो ये क्लास होती है किसकी, न्याय की, यहाँ पर समाप्त। बस इतना ही चाहूंगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। और आपने पूरी क्लास देख ली है तो इतना ही धन्यवाद। अगर पूरी क्लास आपने देख ली है, थोड़ी सी लंबी होगी है, बस जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें, थोड़ा सा इस चीज़ पर विचार कर लें आप लोग। और देखो, एक बार रिवाइज करते हुए फ्लैशबैक में जाते हैं, एक बार देखते हुए चलना हेक ने क्या बोला है। ये कुछ परिभाषाएं, इनमें अगस्टिन की परिभाषाएं या डाकुओं के झुंड बताया मैंने, लुटेरा का झुंड, ये ध्यान रखना था। उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा था बारकर को प्लेटो का विरोधी होते हुए देखा। जॉन रॉल्स की परिभाषा को देखा था हमने, क्या प्रक्रियात्मक, सरोकार, सॉरी, सामाजिक न्याय और सद्गुण, ये हमने देखा। हमने प्लेटो की परिभाषा में देख लिया गुण और दुर्गुण, ये देख लिया। उसके अलावा हमने रोल्स के सिद्धांत देखे यहाँ पर, जैसे स्वतंत्रता, समानता, द्वितीय प्रथम सिद्धांत, लोग जो रहते हैं ऐसे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बराबर समान का वितरण हो, प्राथमिक चीजों का वितरण बराबर हो, ऐसा ये रोल्स बोल रहे हैं। रोल्स की प्राथमिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है निष्पक्षता है, औचित्यतापूर्ण है, ठीक है, ऐसा जॉन रोल्स बोल रहे हैं। अरस्तु के न्याय में हमने क्या देखा था, यहाँ वितरण मूलक न्याय देखा था, परिशोधनात्मक न्याय देखा था, दो तरह का न्याय देखा था, ये हो गया। प्लेटो के न्याय में हमने क्या देखा था, जो अपना अपना काम है वो अपने अपने तरीके से करते रहो, वही क्या है, वही न्याय है, विवेकशील तरीके से अगर काम होता रहे। तीन कैटेगरी बताई थी, वही संयम और साहस और विवेक वाली है ना, वो अपने तरीके से एक दूसरे को बांटते रहे। ये कुछ लक्षण बताए इन्होंने। उसके अलावा स्वेच्छा तंत्रवादी क्या था, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा तंत्र में एक ही चीज को याद रखना था, नोजिक। नोजिक अलग अलग सिद्धांत दे रहे हैं, जैसे ऐतिहासिक सिद्धांत और साध्यमूलक सिद्धांत। नोजिक क्या बोल रहे हैं, ये हक की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, हकदारी इनका न्याय है। उसके अलावा हमने मार्क्सवादी देखा, समानता, पूंजीवादी, साम्यवाद की स्थिति आएगी, न्याय की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समुदायवादी में हमने देखा समुदाय के तरीके से, समुदाय समाज के लिए न्याय का काम करें। प्रक्रियात्मक न्याय, जो हमने देखा किसको, जॉन रोल्स को। प्रक्रियात्मक न्याय के यहाँ पर लिखना छूट गया है, प्रक्रियात्मक न्याय मतलब जॉन रोल्स।
ध्यान रखना था। प्रक्रिया कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है, परिणाम इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके हमने देखा समतावादी में भी जॉन रॉल्स थे, समतावादी भी हैं ये। तो बराबर और वास्तविक वास्तविक न्याय मिलना चाहिए, बराबर न्याय मिलना चाहिए। वास्तविक न्याय ये हो जाता है और समतावादी उसी के आगे की धारणा है। ठीक है। सामाजिक न्याय, सबके लिए न्याय होना चाहिए, समान समाज सुखी, ये सब न्याय होना चाहिए, समाज के मतलब सभी के लिए। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक रूप में न्याय। प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक रूप में न्याय। और उसमें हमने देख लिया था कि कानून के पीछे के तत्व सार्वभौमिक नियम है, ये देखा। इसके अलावा न्याय का विधिक या औपचारिक आयाम हमने देखा कि विधिक रूप में न्याय का तरीका, मतलब जो कानून का तरीका है उसी तरीके से न्याय मिले। और न्याय को हमने देखा कि जज शब्द से बना हुआ है, जो लैटिन शब्द है, जस्टिस, समायोजन करना इसका अर्थ है। ये कुछ हमने देख लिए थे। विधिक न्याय सीमित रूप है और व्यापक रूप इसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये सब इसके व्यापारिक रूप व्यापक रूप हैं। निष्पक्ष और तर्कसंगत न्याय होना चाहिए। और ये न्याय की पूरी कहानी। चलिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। बस एक ही चीज़ याद रखना, हल्का हल्का रिवीजन करते रहना और कोशिश करेंगे हम ऑब्जेक्टिव ले सकें साथ में। बस उसके लिए हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ का, ज़्यादा से ज़्यादा साथ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास होंगी, जल्दी जल्दी होंगी, तो जल्दी जल्दी करके हम ऑब्जेक्टिव्स की श्रृंखला भी जल्दी से पूरी कर पाएंगे। चलिए साथ में बने रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।